ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इलेक्शन के इस खास कवरेज में। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और झारखंड के जो नतीजे हैं, झारखंड में जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सत्यवर्तन हमारे साथ जुड़े हैं और बताने के लिए कि झारखंड में क्या गलत हुआ बीजेपी के साथ और क्यों बीजेपी झारखंड में हार रही है। अनुराग, देखिए, झारखंड में बीजेपी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन जो मुस्लिम आदिवासी जो गठजोड़ है और जिसका फायदा हम देखते हैं कि जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन को मिलता है, उसके सामने बीजेपी थोड़ी सी ढीली जरूर पड़ गई। हालांकि अगर आप पार्टी वाइज अगर आप सीटों को देखेंगे तो जेएमएम को जितनी सीटें अकेले मिल रही हैं, शायद उतनी ही सीटें बीजेपी को भी मिलती दिखेंगी। लेकिन 24 साल के इतिहास में राज्य के ये पहली बार हो रहा है जब कोई सरकार, कोई पार्टी फिर से रिपीट करने की स्थिति में दिख रही है। रुझानों से ये संकेत जरूर मिल रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? जबकि आप देखिए कि ज्यादातर जो एग्जिट पोल थे वो यही सजेस्ट कर रहे थे कि इस बार वहां पर बीजेपी अपने गठबंधन दलों के साथ सत्ता में लौट के आएगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी अस्मिता की योजना को मुद्दा बनाया था। बीजेपी ने भी इस पर काफी कुछ कहा था, लेकिन जो दावे थे बीजेपी के, शायद उसमें लोगों को उतना भरोसा दिखा नहीं। और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो गठबंधन दल है, एजेएसयू है या फिर जेडीयू और एलजेपी, उन पर उतना ज्यादा भरोसा दिखा नहीं पाए हैं वोटर और उनको बहुत ही कम संख्या में सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जो भी 30 के आसपास का जो आंकड़ा दिख रहा है बीजेपी और गठबंधन के पक्ष में, उसमें शायद अकेले 27-28 सीटें बीजेपी को आखिरकार मिल जाएं, ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें, अपनी रैलियों में काफी वो एग्रेसिव रहे थे, वो और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, और दोनों ने मिलकर करीब 200 के आसपास रैलियां की थी। यही नहीं, कुछ कुछ जो कहते हैं लोक लुभावन वादे और महिलाओं को ल्यूर करने के लिए मैया सम्मान योजना, जो एक महिलाओं की आर्थिक मदद करता है, उसको लेकर भी काफी भुनाया है हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार में, और उस पर लोगों ने भरोसा निश्चित तौर पर किया है। पिछले चुनाव में भी जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को जीत मिली थी और इस बार ऐतिहासिक तौर पर वो रिपीट करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन ने कहा था, खुलकर कहा था कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्य में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी को लागू होने नहीं देंगे। यूसीसी की बात की थी बीजेपी ने, और बीजेपी ने हालांकि ये कहा था कि उसमें से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा, लेकिन अब ये कि वो कुछ कुछ शर्तों के साथ था और उस पर उतना कन्विक्शन वोटर का आया नहीं है। एक और नुकसान हुआ बीजेपी को इस चुनाव में, वो ये कि कोई बड़े चेहरे बीजेपी के पास थे नहीं। चंपई सोरेन को वो जरूर लेकर आए, वो भी आखिरी के कुछ महीनों की ये घटना है, लेकिन उसका ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, लेकिन वो सारी चीजें वोटर्स में ट्रांसलेट होती हुई उस हद तक दिखनी है जितनी बीजेपी ने उम्मीद की थी। और एक बार फिर से अब ये मान के चलेंगे कि जो भी रुझान है ये शायद एक्चुअल रिजल्ट्स में भी ट्रांसलेट हो जाएंगे, तो बीजेपी काफी दूर है और जेएमएम हाफवे मार्क को क्रॉस कर चुकी है। सिंगल अगर हम अकेले पार्टियों की बात करें, बीजेपी और जेएमएम आप देखेंगे शायद दोनों के पास 28 से 30 सीटें आती हुई दिखेंगी। लेकिन जो बड़ा डिफरेंशिएटर है वो ये है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं, एक तरफ कांग्रेस है और आरजेडी है, जेएमएम के साथ है, और बीजेपी की अगर हम बात करें तो जेडीयू है, एलजेपी है और साथ साथ एजेएसयू है। ये तमाम जो सहयोगी गठबंधन दल है बीजेपी के साथ में, ये शायद ज्यादा बीजेपी का पुरजोर तरीके से साथ नहीं दे पाए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि एग्जिट पोल धरे रह गए तमाम, और वहां पर जेएमएम फिर से 24 साल के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी रिपीट करने की स्थिति में आ गई है। इस साल के इतिहास में जब से झारखंड बना है उसके बाद से पहली बार है जो इंकम्बेंट गवर्नमेंट है वो फिर सत्ता में आ रही है। और जिस तरह से आपने पूरे एक्सप्लेन किया कि क्या फेवर में गया जेएमएम गठबंधन के और बीजेपी कहाँ किन मुद्दों पर पिछड़ गई। हमारे साथ अंशुल सहगल जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसके अलावा जयप्रकाश सिंह वरिष्ठ पत्रकार। जेपी जी, आपसे अब समझना चाहूंगा, जिस तरह का लीड बीजेपी को मिला है महाराष्ट्र में, अभी तक की सबसे बड़ी जीत, 2014 में भी बीजेपी 123 सीटें जीती थी, लेकिन अभी के जो रुझान दिखा रहे हैं कि वो आंकड़ा पीछे
छूटता हुआ दिखेगा। तो अब एक बात तो लगभग तय मानी जाए कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी से ही होगा, क्योंकि दोनों जो दूसरी पार्टियां हैं अब उनकी जरूरत ही नहीं है बीजेपी को। तो अगला मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र को मिलने जा रहा है वो लगभग लगभग आंकड़े जो बता रहे हैं कि वो बीजेपी से होगा। कोई शक नहीं, अभी 124 सीटों पर करीब करीब जो लीड है वो बीजेपी को मिल चुकी है और 145 मैजिक फिगर है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब अपना न सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, बल्कि जो 5 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है जो इकोनॉमी को पूरे डिसाइड करते हैं, जिसमें खास करके फाइनेंस है, रेवेन्यू है, पीडब्ल्यूडी है, इसके अलावा जो होम का पोर्टफोलियो है, ये सब पोर्टफोलियो भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। उसे किसी समझौते की या किसी बार्गेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पोजीशन में बीजेपी आ चुकी है कि न सिर्फ वो अपना सीएम बनाने जा रही है, बल्कि वो अपनी जो सहयोगी पार्टियां हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उनको भी गठबंधन धर्म के तहत वो अपने साथ रखेगी। इसमें कोई शक नहीं है, वो इन दोनों पार्टियों को अपने से अलग नहीं होने देगी, क्योंकि एक मजबूत गठबंधन महायुति का पूरे महाराष्ट्र में नजर आया है। 288 सीटों में आप देखिए कि 124 बीजेपी, 56 एकनाथ शिंदे और 37 सीट पर अजीत पवार आगे चल रहे हैं, जिसमें करीब करीब 60 सीटें इनके उम्मीदवार जीत चुके हैं। अजीत पवार को लेकर एक बहुत बड़ा शक, एक बहुत बड़ा शुबा और एक बहुत बड़ा शंका जाहिर की गई थी कि क्या अजीत पवार के कारण जिस तरह से लोकसभा में नुकसान हुआ, क्या कहीं ये नुकसान विधानसभा में तो देखने नहीं मिलेगा। कारण ये था कि सिंचाई घोटाला का एक बहुत बड़ा आरोप अजीत पवार पर लगा था और खुद बीजेपी के नेता उस समय अजीत पवार को लेकर अपनी रैलियों में जो है वो बयान दे रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया था लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं में, और जिसका नतीजा था कि महाविकास आघाड़ी को 31 सीटें लोकसभा के चुनाव में मिली थी और बीजेपी और उसका जो गठबंधन है वो 17 सीटों पर आप सिमट बता गया रहे था। कि जो लेकिन मोमेंटम मिला था महाविकास आघाड़ी को, 48 सीटों में से 31 सीटें जीती थी महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा के अंदर कुछ महीने पहले ही, और कांग्रेस के द्वारा भी 17 में से 13 सीटें जीती थी। लेकिन कांग्रेस अब तक के महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे कमजोर प्रदर्शन, 20 सीटें ही आगे दिख रही है। लेकिन बाजार पर जो आज महाराष्ट्र के नतीजे आ रहे हैं उसका क्या असर होगा? सोमवार को बाजार में फिर पार्टी होगी, क्योंकि शुक्रवार को काफी शानदार तेजी दिखी थी। लगातार गिरावट के बाद जो बाजार के अंदर इसका खबर का इंतजार था, शुक्रवार के बाद जो बाजार वेट कर रहा था वो महाराष्ट्र के नतीजों का वेट कर रहा था, झारखंड से ज्यादा महाराष्ट्र के नतीजों का वेट कर रहा था। और बीजेपी की जीत का कितना असर होगा, किन किन फैक्टर्स पे है, ये हमारे को बता रहे हैं अभिषेक सत्यवर्तम। अनुराग, निश्चित तौर पर हमें मान के चल रहे हैं और देखिए नतीजों से पहले कल के सत्र में बाजार ने ये संकेत दे भी दिए हैं। कल हमने गजब की रैली देगी। दरअसल अगर हम बाजार की बात करें तो एक अच्छी खबर के इंतजार में बाजार था, क्योंकि लगातार पिछले 1.5-2 महीने से बुरी खबरें आ रही थी। कभी चीन की टेंशन, कभी अमेरिका की टेंशन, कभी एफआईएस की टेंशन, कभी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर रूस यूक्रेन या फिर इजराइल हमास हिजबुल्ला, ये तमाम चिंताएं थी। उसके बीच में एफआईएस लगातार बेच रहे थे और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश में नेट सेलिंग की है एफआईएस ने लगातार। अगर हम 36-37 सत्रों की बात करें तो बाजार को एक इंतजार था एक अच्छी खबर का, और वो अच्छी खबर महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जीत से आ गई है। और ये सिर्फ जीत नहीं, ये प्रचंड जीत है। तो जो लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी निराशा हुई थी बीजेपी को, अनुमान से उम्मीद से कम सीटें जो मिली थी, गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है, निवेशकों का सेंटिमेंट थोड़ा सा डामाडोल हुआ था। उसके चलते हमने देखा था कि पीएसयू जो शेयर थे या फिर पावर वाले शेयर, डिफेंस वाले शेयर, रेलवे शेयर, ऊपरी स्तरों से तेज हमने प्रॉफिट चेकिंग देखी थी। शायद वो सेंटिमेंट थोड़ा सा रीस्टोर होता हुआ दिखे, क्योंकि अगर हम बाजार में देखें रिकॉर्ड हाई से 10 से 11% के आसपास की गिरावट आ चुकी थी। महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं अब ये करेंगे, क्योंकि जीडीपी के लिहाज से ये सबसे बड़ा राज्य है, करीब करीब 13-14% के आसपास की जीडीपी अकेले महाराष्ट्र से आती है। तो ना सिर्फ पॉलिसी कंटिन्यूटी की उम्मीद यहां से बढ़ जाएगी, उससे बाजार थोड़ा सा खुश होगा। इसके अलावा केंद्र में भी, राज्यसभा में भी फिर बीजेपी की जो स्थिति है और ज्यादा यहां से मजबूत होगी। और इसके अलावा आगे जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर भी बीजेपी को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाएंगी। और इसकी चीज से, इस संकेत से हम देखेंगे कि बाजार में जो निवेशक होंगे वो खुशी होंगे, उनको चीयर अप करने का काम जरूर करेगा। हाल फिलहाल हमने देखा भी है
कि लगातार गिरावट के बाद ऊपरी स्तरों से करीब 11% बाजार टूटा, लेकिन विदेशी जो निवेशक हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनका थोड़ा थोड़ा सा भरोसा रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है। CLSA, सिटी, HSBC, जेफरीज, इसके अलावा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उन्होंने भी उनका जो टोन है, उनका जो कमेंट हाल फिलहाल आया है, वो काफी कंस्ट्रक्टिव आया है भारतीय बाजारों पर। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी भारतीय बाजार थोड़े से आकर्षक जरूर हुए हैं, क्योंकि 3000 पॉइंट का स्ट्रेट फॉल हमने निफ्टी में देखा था। 26,277 ये है रिकॉर्ड स्तर, और वहां से बाजार गिरा था। लेकिन निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की जीत, ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं है, ये बीजेपी के लिए एक बड़े संकेत के तौर पर काम करेंगे और निवेशक इससे जरूर खुश होंगे। एक डबल इंजन की सरकार तो चलिए ठीक है, दोनों राज्यों ये महाराष्ट्र में हो जाएगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, यहां भी गठबंधन की सरकार होगी। लेकिन आगे के लिए एक बड़े ब्राइट पिक्चर पेंट कर रहे हैं ये जो नतीजे निकल के आ रहे हैं। ब्राइट पिक्चर पेंट कर रहे हैं जो नतीजे निकल के आ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट अंशुल सहगल हमारे साथ हैं। अंशुल जी, अब ये तो लगभग तय है, जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि बाजार जो है मार्केट में अच्छा संकेत देगा, बाजार जो है सोमवार को सलामी देगा इन नतीजों को। लेकिन क्या जो हमने गिरावट देखी थी पिछले कुछ महीनों में, जो एफआईआईज की सेलिंग देखी थी, वापस शुक्रवार को तो एफआईआईज की बाइंग दिखी, लेकिन अब वो वापस रिवर्स होते हुए दिखते हैं, या एक ही ट्रिगर है या और भी ट्रिगर हमको खोजने होंगे? थैंक यू सत्यप्रसाद जी बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अगर आप बाजार का एक दिन का रुझान देखेंगे तो उससे आपको पूरी पिक्चर बाजार की समझ नहीं आएगी। बाजार की पूरी पिक्चर समझने के लिए या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं। समाजातल्या प्रत्येक घटकाने या ठिकाणी भरभरून महायुतीला मतदान केलं। गेले 2-2.5 वर्ष जे महायुतीने काम केलं त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी पुन्हा एकदा त्यांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की पूर्णपणे जे काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये त्याचं मोजमाप, नोंद आणि त्याची कामाची पोचपावती या महाराष्ट्रातल्या जनतेने आम्हाला दिलेली आहे। खरं म्हणजे आता आम्ही 2.5 वर्षात जे काम केलं, आता पुढच्या कार्यकाळामध्ये आमची आणखी जबाबदारी वाढली आहे आणि म्हणून जनतेला त्रिवार वंदन करतो आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना देखील महायुतीच्या मनापासून धन्यवाद देतो। महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते मनापासून काम करत होते आणि म्हणूनच हा विजय, एवढा मोठा विजय मिळतोय। मी माझ्या ठाणे मतदारसंघातल्या कोपरी पाचपकाडी मतदारसंघातले देखील मतदारांना धन्यवाद देतो की खूप मोठ्या लीडने, मार्जिनने त्यांनी मला विजयी करण्याचं काम करतायत आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं, सर्व मतदारांचं मनापासून अभिनंदन। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ
उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। सभी के समन्वय से सब एक वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कोई कहना ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट देखिए किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। ठाकरे परिवार की ओर से काफी आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं कहता हूँ उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया। अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है? हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया। इसलिए जो काम बोलता है और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए। इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं के वोटर जो है, तो क्या ये लाडली बहन का योजना योजना जो है बताते हुए एकनाथ शिंदे भूतो न भविष्यति, इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री है एकनाथ शिंदे बता रहे हैं। और उन्होंने एक चीज और जो गौर करने वाली है कि 2.5 साल हमने जो काम किया और आगे भी करेंगे, जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो उसके कुछ मायने निकाले जा सकते हैं कि वो दावा कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का। एक जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया। अंशुल सहगल जी, शिंदे साहब की बाइट से पहले मैं आपसे ही राय ले रहा था, तो मार्केट के दृष्टिकोण से अब किस तरह से आगे चीजें बदलती हुई दिखेगी आपको? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है महाराष्ट्र। $500 बिलियन की इकोनॉमी है महाराष्ट्र की, और करीब करीब इंडिया की $3.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। मतलब महाराष्ट्र 13 से 14% इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी पे। अब महाराष्ट्र का क्या रुख होगा आगे चल के, वो बहुत मतलब वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत डिपेंड करता है। और इस वजह से जो महाराष्ट्र की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो कौन सी पार्टी आती है, कौन सा गुट आता है पावर में, वो डिसाइड करेंगे कि महाराष्ट्र की इकोनॉमिक पॉलिसीज आगे क्या होंगी और उसके चलते महाराष्ट्र की ग्रोथ क्या होगी आगे। हमें ये लगता है कि अगर महाराष्ट्र ने पिछले 10 साल में, करीब 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ देखी है, मुंबई में ही अगर देखें मेट्रो, जो हमने अटल सेतु देखा है या फिर कोस्टल रोड देखी है, इसका महाराष्ट्र की इकोनॉमी में और मुंबई की इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। और इसी तरह की कंटिन्यूटी के लिए स्टेट ने आज के दिन में वोट किया है, और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा और उसका फर्दर इम्पैक्ट मार्केट्स पे पॉजिटिव रहेगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक इवेंट मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रखता है, इवेंट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है अर्निंग्स पे, वो मार्केट के लिए ज्यादा जरूरी होता है। और इस वजह से शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो खैर पॉजिटिव होगा ही, जो दिखने में आ रहा है,
लेकिन लॉन्ग टर्म ये मार्केट के लिए अच्छी डेवलपमेंट है, बोथ महाराष्ट्र के चलते और इस महाराष्ट्र के इलेक्शन की वजह से सेंटर में भी स्टेबिलिटी आएगी और उस वजह से भी निवेशकों का इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ेगा। ओवरऑल ये इंडियन मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। ठीक है, बाजारों के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन 57 सीटों पर सिमटती दिख रही है और महाराष्ट्र के चुनावों के इतिहास में ये कांग्रेस का सबसे कह सकते हैं कि खराब प्रदर्शन है। कांग्रेस इसको कैसे देख रही है, जरा समझते हैं। हमारे साथ जो जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश शेट्टी जी। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 न्यूज़ स्वदेश पर। राकेश जी, देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र तभी होता है जब उसमें ना एक मजबूत विपक्ष हो। ये बड़ी हार हुई है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि अब तो 12 साढ़े 12 बजे का समय हो गया है। मायूस तो होंगे, लेकिन ईमानदारी से एक जवाब दीजिए राकेश जी, गलती कहां पर हुई है, कहां पर चूक हो गई पार्टी से? देखिए, मैं खुद भी उम्मीदवार हूँ मुलुंड असेंबली से और अब 12 राउंड पूरा हो चुका है। मेरी खुद की सीट पे मैं 40,000 से ट्रेलिंग हूँ। तो गलती तो अभी वो तो एनालिसिस की बात है। आप ये देखिए, जो आप स्क्रीन में दिखा रहे 50% अभी तक काउंटिंग हुआ है। 24 राउंड्स होते, कहीं पे 22 होते। मेरे यहाँ पे करीबन 11 राउंड हो चुके हैं, तो लगभग 50% राउंड हो चुके हैं। अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा और यही रिजल्ट रहा तो ये हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग रहेगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो कांग्रेस है और हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, इनको 48 में से 31 सीट्स मिले थे और इनको करीबन 16 मिले थे, तो ये 17 मिले थे। तो ये बहुत शॉकिंग है। और ये तो जब शाम को खत्म हो जाएगा उसके बाद बैठते कि क्या लाडली बहना जो स्कीम महायुति की सरकार ने लाया, क्या वो इतने इफेक्टिव थे कि इनको वोट शेयर मिला, ये एनालिसिस करना पड़ेगा। बट अभी जो रुझान दिख रहे, वो जो रुझान है उसके हिसाब से तो शॉकिंग है। कांग्रेस के लिए भी शॉकिंग है, हमारे अलायंस के लिए भी शॉकिंग है, और ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। बट वो ये बात है कि अभी और रुकना है 50% से ज्यादा। 50 अरे उधर रखो ना फोन। हेलो, वो जो एनालिसिस है वो करना पड़ेगा। ठीक है, आपका हम साधुवाद करेंगे। देखिए, बड़ी साफगोई से, ईमानदारी से आप इसको इस डिफीट को स्वीकार कर रहे हैं। 12:30 बज गए, हो सकता है कि 10-15 सीटों का इधर उधर हो जाए। हालांकि अब इससे ज़्यादा परिवर्तन अपने अगर पास रिकॉर्ड को भी देखें तो हुआ नहीं है। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 न्यूज़ स्वदेश पर। अनिरुद्ध जी, सवाल अब यही है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और जो आंकड़े अब तक आ चुके हैं उसके हिसाब से बीजेपी की जो सीटें हैं वो एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिला के भी उनसे ज्यादा होंगी। तो ये सवाल तो खड़े होंगे ही, क्या मुख्यमंत्री बीजेपी से बनने जा रहा है? अनुराग जी, सबसे पहले तो हम लोग अभी थोड़ी देर में कंसोलिडेट हो जाएगा, जितने रुझान हैं परिणाम में बदलने शुरू हो जाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरी चीज़ है क्या कि भारतीय जनता पार्टी 1991 के बाद में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 100 के ऊपर सीटें, पिछली बार हम 160-65 के आसपास 168 लड़े थे, हमारी सीटें कम आई थी। इस बार हमारी सेकंड टाइम में हम 100 के ऊपर सीट आ रही है, 148 सीट लड़ रहे हैं और हमारा 125-26 के आसपास आ रहा है। और एमबीए का तो जितना हमारा उतना मिला के उनका नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरी बात है कि 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी हैं, अलायंस में चुनाव लड़ी, तो तीनों के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से जो लीडर अपॉइंट होंगे वो बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन होगा जो महाराष्ट्र के हित में और वहाँ की जनता के हित में। लेकिन व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से काम कर रहे, ऐसे बहुतेरे लोग काम कर रहे हैं, चूंकि देवेंद्र फडणवीस जी काम किए, हम लोगों के बड़े भाई रहे, युवा मोर्चा में काम किए हैं और 2014 से 2019 में उन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाई। फिर उन्होंने 2.5 साल सीएम रहते हुए एक इतना बड़ा त्याग का परिचय दिया। तो जाहिर सी बात, हम लोग अपनी आकांक्षाएं तो है ही हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बने, भारतीय जनता पार्टी
कि कार्यकर्ता का आकांक्षा तो है ही है कि भारतीय जनता पार्टी का ही नेता चीफ मिनिस्टर बने। देवेंद्र जी सबसे उत्तम, उचित और सबसे अच्छे चेहरे महाराष्ट्र के लिए हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हम अलायंस में चुनाव लड़े हैं तो सारे दल के लोग बैठ के आपस में चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए जो बेहतर कैंडिडेट होगा वो जाहिर सी बात मुख्यमंत्री बने। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही। जो कार्यकर्ता हैं उनकी आकांक्षा तो होगी कि जिस पार्टी से वो जुड़े हैं वर्षों से उस पार्टी का सीएम बने। बट ये कि हाँ, गठबंधन में आपने अगर चुनाव लड़ा है तो फिर उसके फैसले आपको मानने पड़ेंगे। जयप्रकाश जी, एक सवाल आपसे आखिर में पूछना चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अब बीजेपी सामने से स्वीकार करे ना करे, ये कहे कि हाँ गठबंधन में फैसला लिया जाएगा, वो तमाम बात की बात है। लेकिन ये चीज़ तो तय है कि इसको लेकर अब कहीं ना कहीं तकरार होगी। और अभी गिना रहे थे एकनाथ शिंदे जी कि हमने 2.5 साल में बड़ा अच्छा काम किया है, हम महायुति की सरकार बनने को लेकर वो वोटर्स को बधाइयाँ भी दे रहे थे। आप ज़रा ये बताइए कि अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे अगर तैयार नहीं होते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए इस सरकार में, क्या फिर से हम वहाँ की पार्टियों में कोई टूट फूट देखेंगे? अगर वो मान लीजिए टूट फूट नहीं होती है, अगर बीजेपी अगर राजी हो जाती है कि एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो क्या इसकी गारंटी है कि यह सरकार 5 साल चलेगी, या फिर एक मध्यावधि चुनाव के लिए हम फिर से तैयार होंगे? थोड़ी दूर की बात है, लेकिन इस पर जवाब दीजिए आप। है क्योंकि जो थम्पिंग मेजोरिटी है वो महायुति गठबंधन को मिल चुकी है। ये बात, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तकरीबन 288 सीटों में से जो बीजेपी अलायंस है वो 219 सीटों पर जो है लीड किया है और जीता है। कांग्रेस अलायंस 58 पर सिमट गई है। तो जो एकनाथ शिंदे की बात है, एकनाथ शिंदे भले मुख्यमंत्री थे, लेकिन अगर उनको ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी लीड की है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा है, तो वो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सहज और बहुत सरल तरीके से जो है अपनी राजनीति करते हैं। कभी बहुत ज्यादा एग्रेशन में या डिमांडिंग में उनको महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में नहीं देखा गया है। सिर्फ जो उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे वो एक दौर अगर 2023 का छोड़ दिया जाए तो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अजीत पवार को भी एक संजीवनी मिली है, क्योंकि अजीत पवार को लेकर ये समझा जा रहा था कि शायद उनका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में भी सिर्फ 1 सीट अजीत पवार की पार्टी जीत पाई थी और पूरा जो महायुति गठबंधन है उन्होंने जो हार का ठीकरा है वो अजीत पवार पर फोड़ दिया था। लेकिन अजीत पवार ने न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि महायुति के जो लाइंस हैं उसको तोड़कर उन्होंने अपनी दिशा निर्धारित की और उसमें उन्होंने सफलता भी पाई है। तो महायुति के ये तीनों घटक दल साथ रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, इसमें भी अब बहुत ज्यादा कोई शंका बची नहीं है। हालांकि जो सीएलपी की मीटिंग है, तीनों दल की महागठबंधन की मीटिंग है, इसका दौर अभी 2-3 दिन चलेगा। उसके बाद जो विधायक दल का नेता है वो किसे चुना जाएगा, इस पर सबकी आम सहमति बनेगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के जो ज्यादातर विधायक हैं वो जीत कर आए हैं, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने जिनको टिकट दिया था पूरे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में खास तौर पे, क्योंकि वहां बीजेपी की ताकत कमजोर थी, लेकिन वहां भी कई विधायक जो है देवेंद्र फडणवीस के दिए हुए उम्मीदवार जीत कर आए हैं। पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ में बीजेपी को फायदा मिला है, कोकण में बीजेपी को फायदा मिला है। राणे परिवार ने बीजेपी की वहां पर काफी ज्यादा लाज बचाई है और उनको ताकत दी है। एकनाथ शिंदे कोकण में 1 नंबर नेता बनकर उभरे हैं और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी, रीजन में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, क्लीन स्वीप किया है। अगर ये बोलना अगर हम बोले तो गलत नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री की अब जो दौड़ है वो शुरू होगी। चेहरा कौन होगा, इस पर जो है तीनों गठबंधन के घटक दल के नेता बैठेंगे। और एक जो सबसे बड़ा कयास लगाया जा रहा था कि जैसे 1995 में बाला साहब ठाकरे ने और जयप्रकाश हाँ ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपर हैंड तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास है और शायद बीजेपी की बात मानी भी जाए जब आपकी सीटों में इतना बड़ा डिफरेंस हो। और हो सकता है ये भी होगा कि अगर एकनाथ शिंदे बाहर जाना चाहते हैं तो वो अजीत पवार वाली पार्टी से भी काम चल जाएगा, अजीत पवार बाहर जाना चाहेंगे, एकनाथ शिंदे को लेकर काम चल जाएगा। इस स्थिति में बीजेपी पहुंच गई है तो बीजेपी की मान ली जाएगी। और होगा ये कि जो पुराने जो इक्वेशंस थे कि केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, वो कॉम्बिनेशन शायद हम फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में देखेंगे। और बहुत देर बचा नहीं है, 4-5 घंटे में शायद इस पर फैसला भी निकल के आ जाएगा।
लेकिन निश्चित तौर पर एक लैंडस्लाइड मैसिव विक्ट्री बीजेपी की महाराष्ट्र में, जिसकी शायद उम्मीद बीजेपी नहीं की थी, और जो हार हुई है कांग्रेस की और गठबंधन की, इस बड़े हार की भी उम्मीद नहीं थी। झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम ने इतिहास रचते हुए सत्ता हासिल कर लेगी, उसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। 50 से ज्यादा सीटों पर आगे है और बीजेपी के खाते में 30 प्लस सीटें ही हैं, तो मेजॉरिटी के आंकड़े से काफी ऊपर है जेएमएम प्लस, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन। तो 2 राज्यों के ये चुनाव नतीजे आ गए हैं। रणभूमि में हमारी ये खास चर्चा चल रही है, फैसले का दिन। एक छोटे से विराम के लिए रुकेंगे और कुछ देर बाद फिर से हम ये कवरेज की शुरुआत करेंगे। कुछ नए इंटरेस्टिंग आंकड़े, कुछ नए इंटरेस्टिंग बयान, अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अनिरुद्ध जी, हिमांशु जी, राकेश जी, जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल मुझे और अनुराग को दीजिए इजाजत। नमस्कार।